स्टूडेंट्स, आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको हम रीड करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है दिल्ली के वहाँ पे चल रहे प्रोटेस्ट के बारे में। तो दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर एक पेटिशन है वो फाइल हुआ, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछा है दिल्ली पुलिस के जो एक्शन है उनके रिगार्डिंग में, कि दिल्ली पुलिस के द्वारा प्रोटेस्ट के अंदर में इस तरीके से जो एक्शंस हैं वो क्यों लिए गए, क्यों वहाँ पे वायलेंस का जो सिचुएशन है वो क्रिएट हुआ, और कुछ पुलिस के जो पर्सनल हैं वो प्लेन क्लॉथ के अंदर में भी प्रेजेंट थे। तो उनके रिगार्डिंग में जो वीडियोग्राफी है उसको वहाँ पे जांच करना है, सीसीटीवी फुटेज है उसको एग्जामिन करना है। इस तरीके से आप देखिए कि गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्स है वो मांगा गया है हाई कोर्ट के द्वारा। हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आपको जानकारी ये होना चाहिए कि हाई कोर्ट ने ये जो जवाब मांगा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से मांगा है। तो क्या दिल्ली पुलिस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के डोमेन के अंदर में आया करता है? क्योंकि स्टूडेंट, जब हम दिल्ली के बारे में रीड करते हैं जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, बट वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका इस्टेब्लिशमेंट है। 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको वहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था 1991 के समय में। बट आप देखिए कि जो स्टेट का जो डोमेन हुआ करता है उसके अंदर में जो 3 सब्जेक्ट्स आया करते हैं वो दिल्ली का जो गवर्नमेंट है उनके डोमेन में वो नहीं हुआ करते हैं। तो जो दिल्ली का जो पुलिस है जो कि एक स्टेट डोमेन का सब्जेक्ट है पुलिस, वो वहाँ का गवर्नमेंट के अंडर में नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के डोमेन में है। इस वजह से आप देखिए कि जब भी दिल्ली पुलिस के जो कमिश्नर हैं उनका जब अपॉइंटमेंट हुआ करता है तो जो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स हैं उनके अपॉइंटमेंट को कैरी आउट हैं वो करते हैं। पुलिस के अलावा स्टूडेंट, दिल्ली के अंदर में जो पब्लिक ऑर्डर हैं उनको भी यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डील किया जाता है। और दिल्ली के अंदर में जो लैंड का जो एरिया है, लैंड का जो सब्जेक्ट है, उसका भी जो डीलिंग है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ही हुआ करता है। तो ये 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि वहाँ का गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या पता होना चाहिए। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो प्रोटेस्ट के रिगार्डिंग में कुछ गाइडलाइंस हैं जो कि कोर्ट ने एग्जिस्टेंस में लेके आए थे 2012 के समय में। रामलीला मैदान के वहाँ पे जो प्रोटेस्ट हुआ करता था तो उसके रिगार्डिंग में कुछ गाइडलाइंस हैं, उनको यहाँ पे क्यों फॉलो है वो नहीं किया गया, उसके बारे में भी क्वेश्चंस हैं वो पूछे गए हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे डायलॉग प्रोसेस को इंक्रीज करने के रिगार्डिंग में जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं सोनम वांगचुक, उनके साथ में इंटरेक्ट किया है। और यहाँ पे जो कैसे डायलॉग के थ्रू आप देखिए कि इस प्रोटेस्ट है उसको यहाँ पे स्टॉप किया जा सके, रोका जा सके, जो स्टूडेंट्स का जो डिमांड है उसको फुलफ़िल है वो किया जा सके। गवर्नमेंट के द्वारा आप देखिए कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ में भी डिस्कशन किया गया है कि वो पार्लियामेंट के अंदर में पेपर लीक का जो इश्यू है उसके रिगार्डिंग में डिस्कस है वो करना चाहते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का भी इंगेजमेंट प्रोसेस है वो स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट आप देखिए कि इसी प्रोटेस्ट के दौरान में पैलेट गन है उसके भी यूज़ का एक न्यूज़ है आज के न्यूज़पेपर के अंदर में। कल के न्यूज़पेपर में भी एक न्यूज़ है वो मेंशन था, बट ऑफिशियली जो दिल्ली पुलिस का जो स्टेटमेंट है वो ये मेंशन करता है कि पैलेट गन्स हैं उनको यहाँ पे यूज़ है वो नहीं किया गया है। तो हम यूपीएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं उनको आप देखिए कि रीड करेंगे। पैलेट गन है वो क्या हुआ करते हैं। बेसिकली स्टूडेंट्स, वन काइंड ऑफ ये यहाँ पे जो पैलेट गन्स हैं उनका यूज़ आपको लार्जर वे के अंदर में हंटिंग और पेस्ट कंट्रोल का, जो एग्रीकल्चर में जो पेस्ट कंट्रोल का एक्टिविटी है उनके अंदर में आपको पॉपुलर वे में देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि जो पैलेट गन है वो रियल गन की तरह नहीं है, इसके अंदर में आपको किसी तरीके से जो गन पाउडर है उसका प्रेजेंस नहीं मिलेगा। इसमें इसके रिगार्डिंग में आपने एक हिंदी में एक टर्म यूज किया होगा, छर्रे जो हुआ करते हैं। तो इसके अंदर में जो छर्रे हैं उनको यूज किया जाता है, उनका यूज हुआ करता है जिससे कि क्राउड को कंट्रोल है वो किया जा सके। अब ये क्या बेसिक आप देखिए कि किसी भी प्रोटेस्ट में इनका यूज हो सकता है। वैसे तो हमारे यहाँ पे जो क्राउड को कंट्रोल करने के रिगार्डिंग में जो आरएएफ है, रैपिड एक्शन फोर्स जो हुआ करता है, जो कि सीआरपीएफ के डोमेन में आता है, सेंट्रल रिजर्व जो पुलिस फोर्स है उसके डोमेन में आया करता है। और राइट्स का जो एरिया है कि कहीं पे जो दंगे हुए हैं उस दौरान में इसका यूज है वो किया जाए, उस दौरान में भी यूज करने का कुछ लिमिटेशन है कि बॉडी का जो लोअर पार्ट है उसके अंदर में आप देखिए कि हमारा जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनको इसी तरीके से गाइडलाइंस हुआ करती हैं कि लोअर पार्ट के अंदर में यूज यहाँ पे हो। पर इस प्रोटेस्ट के दौरान में एक न्यूज़ इस तरीके से है कि एक जो पर्सन है उनका जो आई का जो विजन एरिया है वहाँ पे आप देखिए कि जो पैलेट गन है उसका हिट हुआ है, उसको इस तरीके से इम्पैक्ट हुआ है और सर्जरी के थ्रू वो बेसिकली गए हैं।
अब पेलेट गन को अगर हम जो इसका जो टेक्निकल नेम हुआ करता है वो पंप एक्शन गन हुआ करता है, उसका टेक्निकल नेम है वो क्या है, पंप एक्शन गन। पंप एक्शन गन में क्या होता है, एक लीथल नहीं होता है, ये बेसिकली नॉन लीथल हुआ करता है कि किसी तरीके से ये लाइफ है उसको इम्पैक्ट नहीं करता है। बट आप देखिए कि इसका भी यहाँ पे एक एक्सेप्शन है या एक ऐसा सिचुएशन है, अगर क्लोज एरिया से इसको यहाँ पे फायर किया जा सके तो ये लीथल हो सकता है, इम्पैक्ट है वो कर सकता है। नॉन लीथल इसको बताया जाता है नॉर्मल वे के अंदर में। सेकंड आप देखिए कि क्राउड कंट्रोल के मेथड के अंदर में आता है, अगर क्लोज वे के अंदर में फायर किया जाए तो ये इम्पैक्ट करेगा। और बॉडी का जो सॉफ्ट टिश्यू हुआ करता है, जो सॉफ्ट टिश्यू का एरिया है उसको ये इम्पैक्ट करते हुए बॉडी के अंदर में इसका जो इमरजेंस आपको मिलता है। हंटिंग के लिए, पेस्ट कंट्रोल के लिए इसको यूज करते हैं। जो पैलेट जो होते हैं वो किसके बना करते हैं इस गन के अंदर में, जो पैलेट हैं वो लार्जली आप देखिए कि लीड के आपको मिलेंगे, लीड के आपको मिलते हैं। इनका जो यहाँ पे डेट जो शेप है वो कभी राउंड के अंदर में मिलेगा, कोई रेगुलर शेप है वो नहीं होता है इनका। जो पैलेट्स हैं वो लीड के थ्रू ये बनते हैं। क्या पहले भी इसका यूज हुआ है, 2010 के समय में कश्मीर के वहाँ पे इसका यूज हुआ था। फिर 2016 के समय में आप देखिए कि कश्मीर के अंदर में हिजबुल जो मुजाहिदीन नाम का जो टेरर ग्रुप है उसके एक कमांडर हुआ करते थे, उनका डेथ के बाद में जब वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ तो उस दौरान में भी इसको यूज है वो किया गया था। मणिपुर के अंदर में इसका यूज हुआ है। मणिपुर के अलावा स्टूडेंट जब पंजाब और हरियाणा का जो बॉर्डर एरिया है, पंजाब हरियाणा का बॉर्डर एरिया जो खनौरी बॉर्डर है, वहाँ पे जब फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे 2024 में, तो उस दौरान में भी इसका यूज का जो न्यूज़ है वो देखने के लिए मिलता है। तो इस तरीके से इसका समय समय पे यूज हुआ है, क्राउड कंट्रोल के लिए यूज हुआ है। लीड का बना हुआ ये पैलेट्स हुआ करते हैं जिसका यूज यहाँ पे क्राउड कंट्रोल के लिए और पॉपुलर वे के अंदर में यूज हंटिंग और पेस्ट कंट्रोल में होता है। नॉन लीथल ये हुआ करता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और जो अदर जो यहाँ पे जो वेपन को जो यूज, वेपन नहीं कह सकते, बेसिकली क्राउड कंट्रोल के लिए जो वे यूज किया गया जिसमें सोक बैटन्स हैं उनको भी बताया गया है कि जब आप वहाँ पे सोक है वो आपको लगेगा कि एक माइल्ड जो सोक है वो लगता है, इलेक्ट्रिसिटी काइंड ऑफ सोक वहाँ पे। तो आप देखिए कि जो सोक बैटन है उसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जो माइनस कुछ यहाँ पे लोअर टेम्परेचर है उसमें भी वो वर्क कर सके, हाई टेम्परेचर में भी वो वर्क कर सके और इजीली उसको कैरी किया जा सके। 1 किलोग्राम के आसपास उसका वेट बताया गया है, ये रिपोर्ट के अंदर में मेंशन था। यूपीएससी के चांसेस कम हैं कि इस तरीके से आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि जो सोक बैटन है वो कितना वेट का है, किस तरीके से वो वर्क करता है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे आसाम के बारे में। आप देखिए कि गवर्नमेंट का जो डिस्कशन है उसके बारे में हम रीड कर चुके हैं। आसाम के बारे में न्यूज़ है वो क्या है, आसाम का जो ईस्टर्न पार्ट का एरिया है जहाँ पे उसके जो डिस्ट्रिक्ट्स आया करते हैं, शिवसागर डिस्ट्रिक्ट है, जोरहाट नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है। तो आप देखिए कि जो ईस्टर्न पार्ट का एरिया है वहाँ पे फ्लड का सिचुएशन हुआ है और अब फ्लड का सिचुएशन हुआ है उसको बताया गया है कि लास्ट 60 ईयर्स के कंपैरिजन के अंदर में काफ़ी ज़्यादा ये जो फ्लड है वो इम्पैक्ट किया है। तो ये फ्लड के बारे में था। स्टेट का जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उन्होंने काफ़ी सारे लोग हैं, अराउंड 6.5 लाख के आसपास लोग हैं, उनको रेस्क्यू किया है इन डिस्ट्रिक्ट्स के एरिया में जो ईस्टर्न पार्ट के अंदर में सिचुएटेड हैं। अब यहाँ पे ये फ्लड क्यों हुआ आसाम के अंदर में, वैसे तो आप देखिए कि काफ़ी बार फ्लड का सिचुएशन आया करता है क्योंकि ब्रह्मपुत्र रिवर वहाँ पे फ्लो करती है, मानसून के दौरान में ओवरफ्लो आपको मिलेगा। बट स्टूडेंट्स ये जो फ्लड का जो सिचुएशन है वो इस वजह से है क्योंकि जो नागालैंड का जो एरिया है, नागालैंड के अंदर में आप देखिए कि मोन डिस्ट्रिक्ट का एरिया है, नागालैंड के अंदर में जो मोन डिस्ट्रिक्ट का एरिया है वहाँ पे बेसिकली डेट अथॉरिटीज़ का रिपोर्ट है कि वहाँ पे क्लाउड ब्रस्ट का सिचुएशन हुआ। तो ये जो क्लाउड ब्रस्ट है वो क्या हुआ करता है, काफ़ी बार आप देखिए कि क्लाउड ब्रस्ट का भी जो मिसयूज है वो किया जाता है। इनिशियली रिपोर्ट के अंदर में हैवी रेनफॉल होगा उसको बता दिया जाएगा कि क्लाउड ब्रस्ट वहाँ पे हुआ है और बाद का जो रिपोर्ट मेंशन करता है कि वहाँ पे इस तरीके से जो इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज था, जो वहाँ पे प्रॉपर प्लानिंग नहीं था, उस वजह से लार्जर डैमेज है वो मिला है। तो क्लाउड ब्रस्ट हुआ क्या करता है, नागालैंड का वो वहाँ पे हुआ, वो आसाम के एरियाज़ में कैसे फ्लड की वजह से इम्पैक्ट किया है। और नागालैंड में लैंडस्लाइड जो हुआ था उसके बारे में कुछ दिनों पहले हम देखे थे कि हमारा जो टोटल जो लैंड एरिया है जिसमें आप देखिए कि कैसे
12 और 13% के आसपास का जो एरिया है वो कैसे लैंडस्लाइड प्रोन है वो आया करता है। तो नागालैंड में आप देखिए कि जो जब भी क्लाउड बर्स्ट को आप देखोगे उसका मीनिंग ये नहीं है कि आसमान में कोई बादल है उसमें वो फट गया और डायरेक्टली जो रेन है वो वहाँ पे हुआ है। कुछ लिमिटेड समय में 1 आवर का समय है आपके पास में, 1 आवर के समय के अंदर में अगर यहाँ पे आप देखिए कि 10 सेंटीमीटर का बारिश होता है। 10 सेंटीमीटर का बारिश का मीनिंग क्या है, यहाँ पे 100 mm का बारिश हो। आपको इस तरीके से यूनिट चेंज करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ये किस एरिया के अंदर में हो, क्या कहीं पे भी हो, किसी भी एरिया के अंदर में। आप देखिए कि एक यहाँ पे रेडियस है कि 10 × 10 किलोमीटर का जो यहाँ पे एरिया है उसके अंदर में ये बारिश हो 1 आवर के अंदर में कितना 10 सेंटीमीटर अराउंड 100 mm के आसपास ये बारिश हो, तो उसको क्लाउड बर्स्ट का सिचुएशन में काउंट है वो किया जाएगा। IMD के अकॉर्डिंग में ये बेसिकली यहाँ पे डाटा है, IMD का ये ऑब्जर्वेशन है कि इसको क्लाउड बर्स्ट हम मानेंगे। अब आप देखिए कि ये जो 10 × 10 किलोमीटर का एरिया है, कभी काफ़ी बार इसको 20 to 30 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर में भी काउंट किया करते हैं। 20 to 30 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ऐसा बारिश यहाँ पे हो। तो आसाम के बारे में था बेसिक। एक एथिक्स के रिगार्डिंग एक पर्सनैलिटी है, उनका नाम आप ज़रूर से याद रखना। 2023 के समय में 22-23 के समय में आसाम में फ्लड का सिचुएशन हुआ था। वहाँ पे एक IAS ऑफिसर हैं कीर्ति जल्ली मैम। IAS ऑफिसर का नाम क्या है, कीर्ति है, या आप देखिए कि स्पेल उनका तो लिटिल बिट डिफरेंट है। हम यहाँ पे एक नॉर्मल जो कीर्ति नेम है उसके साथ में देखेंगे तो कीर्ति जल्ली मैम हैं जो वहाँ पे IAS ऑफिसर पोस्टेड थे। और आप देखिए कि जब कछार का जो एरिया है, आसाम में जो कछार का एरिया है वहाँ पे जब फ्लड हुआ तो किस तरीके से लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, लोगों से इंगेज करने के लिए उन्होंने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था कि फील्ड के अंदर में वो डायरेक्टली गए विदाउट, आप देखिए कि स्लीपर्स कुछ पहना हुआ नहीं था, लोगों से वो डायरेक्ट इंगेज है वो कर रहे थे। आप गूगल करके इनका इमेज देख सकते हो कैसे वो इंगेज हैं वो किए थे। और जब आप देखिए कि 2022-23 के समय में पंजाब के अंदर में भी फ्लड सिचुएशन हुआ था, तो उस पंजाब के फ्लड के अंदर में भी वहाँ पे काफ़ी सारे जो DC का पोस्ट होता है, जो कलेक्टर का पोस्ट आपको काफ़ी अलग अलग जो स्टेट्स हैं वहाँ पे ये मिलेगा। तो पंजाब के अंदर में जो DC वहाँ पे पोस्टेड थे वो काफ़ी सारे वुमेन ऑफिसर्स थे और उन्होंने भी एक एक्टिव रोल है वो प्ले किया था कि कैसे लोगों को वहाँ पे रेस्क्यू करना, लोगों को जो एसेंशियल फूड है उसको सप्लाई है वो करना। तो ये वुमेन ऑफिसर्स के रोल के बारे में आप एथिक्स के पेपर के अंदर में कहीं पे भी आप देखिए कि रोल ऑफ सिविल सर्विस उस आंसर के अंदर में इन जो ये पर्सनैलिटी जो वर्क करते हैं उनको आप कोट है वो कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे जो रीड करें वो वोटर के ही बारे में है। आप देखिए कि इनसाइड पेजेस के ऊपर में ये जो आर्टिकल है वो मेंशन है, बट एग्जाम के पर्पस से कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन को हम यहाँ पे रीड करेंगे। इसमें तो वैसे लिटरेचर के पर्सपेक्टिव से बताया गया है कि जब भी आप देखिए कि ड्राउनिंग का सिचुएशन होता है, ड्राउनिंग मीन्स बह जाना किसी पर्सन का। अभी रिसेंटली हमने वियतनाम के बारे में देखा था कि वियतनाम के वहाँ पे हमारे जो इंडियन पर्सन है वो गए हुए थे और कैसे आप देखिए कि वहाँ पे जब बोट का जो वो इंसिडेंट हुआ उसमें कुछ लोगों का डेथ है वो हुआ था। तो स्टूडेंट्स वियतनाम का वो इंसिडेंट देखा, वियतनाम के अलावा समय समय पे ड्राउनिंग के केसेज हम देखते हैं। क्या हमारा लिटरेचर भी ऐसे केसेस को मेंशन करता है, क्या ऐसा सिचुएशन को बताता है कि लिटरेचर? तो लिटरेचर में आप देख सकते हो महाभारत में जब हम रीड करते हैं, महाभारत में आप देखें कि गंगा नाम से एक पर्सनैलिटी हुआ करते थे। गंगा हैं, शांतनु हैं और गंगा के द्वारा अपने कुछ बच्चे हैं उनको बहाया गया था उसके अंदर में रिवर के वहाँ पे। फिर आप देखिए कि जो जो एक शेक्सपियर नाम के जो पर्सन है उनके द्वारा भी ओफेलिया नाम का उनका एक राइटिंग है हेमलेट के अंदर में, उसमें भी बेसिकली उन्होंने ड्राउनिंग का सिचुएशन है उसको बताया है। और भी काफ़ी सारे लिटरेचर के एग्जाम्पल्स हैं वो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। जब आप NCERT को रीड करते हो, अभी प्रेजेंट जो एडिशन है उससे पहले जो एडिशन था जिनमें आप 6th क्लास का NCERT को रीड करते हो, तो उसमें भी आप देखिए कि एंशिएंट समय का जो लिटरेचर है वो बताता है कि कैसे हमारे जो सेंट हैं वो नेचर के साथ में कनेक्टिविटी को शो करता है, कैसे जो सेंट हैं वो रिवर के साथ में कम्युनिकेट किया करते थे, जिनको हमारे जो राइटिंग्स हैं उनके अंदर में डॉक्यूमेंट है वो भी किया गया है। तो ये शो ये करता है कि लिटरेचर भी बताता है कि कैसे नेचर के साथ में ह्यूमन बीइंग का कनेक्टिविटी है।
अब ड्रोनिंग के केसेज जो यहाँ पे जो बह जाने के जो केसेज हैं वो आने लगे हैं, उसको हम किस तरीके से यहाँ पे देखें। तो आप देखिए, देखने का ज़रूरत ये है कि एक तो क्लाइमेट चेंज का सिचुएशन है, क्लाइमेट चेंज का सिचुएशन है तो ऐसे केसेज इंक्रीज हो सकते हैं, क्योंकि अगर ग्लेशियर भी मेल्ट करता है, टेम्परेचर भी राइज करता है। और इंडिया के अंदर में या स्पेशली जो साउथ ईस्ट एशिया का जो रीजन है, इसमें आप देखिए कि जो वाटर बॉडी हैं, स्पेशली जो रिवर है, कोई जोहड़ है, उनके अंदर में आप देखिए कि प्रॉपर जो जो यहाँ पे एरिया है वो कवर्ड नहीं है, कि यहाँ पे प्रॉपर डिमार्केशन हो, इसी के थ्रू उसका फ्लो होगा। नेचुरल फ्लो के एरिया है जिसमें काफ़ी बार एनक्रोचमेंट हुआ करता है, तो ऐसे केसेज हैं वो और ज़्यादा हैं, वो हो सकते हैं। और भी ड्रोनिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ईयर बाय ईयर बेसिस के ऊपर में आप देखिए कि इसके जो जो WHO ने जब 2014-15 के समय से इसको रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया कि कितने लोग हैं जो बहते हैं हर एक साल, ये ट्रेजेडी कैसा है, तो ईयरली बेसिस के ऊपर डाटा बताता है कि 3 लाख के आसपास ऐसे लोग हैं जो इसकी वजह से भी इम्पैक्ट हुआ करते हैं। और इंडिया में ये नंबर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। काफ़ी बार तो आप देखिए कि जो डेथ हैं वो रिकॉर्ड भी नहीं होती हैं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में रिकॉर्ड हैं वो भी नहीं हुआ करती हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स, कल हमने रोड एक्सीडेंट्स के बारे में देखा था, जो पहले डाटा 1.73 हुआ करता था, उससे इंक्रीज करके 1.77 है वो हुआ था। 1.77 लाख के आसपास कैजुअलिटी हैं जो रोड एक्सीडेंट्स में हुआ करती हैं। और ऐसे ही ये जो डाटा है वो ड्राउनिंग के बारे में है, जो कि हमारे यहाँ पे लार्जर नंबर्स में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि प्रॉपर मार्किंग नहीं है, प्रॉपर एनक्रोचमेंट आपको मिलेगा, उसके रिगार्डिंग में कोई ड्राइव नहीं होती है, और काफ़ी सारे नंबर्स ऐसे भी हैं जो डॉक्यूमेंटेड नहीं हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है वो किसके बारे में है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के मर्जर के बारे में है। आप देखिए कि आया राम गया राम का पॉलिटिक्स को रोकने के लिए 1985 के समय में एक बिल है वो लाया गया था, एक एक्ट जो लाया गया जिसको हम एंटी डिफेक्शन एक्ट के नाम से जानते हैं। एंटी डिफेक्शन एक्ट क्या है? एंटी डिफेक्शन ये है कि यहाँ पे जो पर्सन हैं, जो लोगों के द्वारा इलेक्ट किए गए हैं, किसी वजह से पॉलिटिकल पार्टी जो फ्लोर ऑफ द हाउस है उसको क्रॉस है वो ना करें। अब आप देखिए उसको रोकने के लिए लाया गया 1985 के समय में। कभी हरियाणा में आप देखिए कि उनके चीफ मिनिस्टर होते थे, राव बीरेंद्र साहब उनके चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने ये जो टर्म है वो एग्जिस्टेंस में लाए थे, आया राम गया राम। एक पर्सन है जो वहाँ पे उनका नेम था कि उनका नाम के अंदर में जो राम है वो यूज होता था। तो आप देखिए कि उन्होंने एक ही दिन के अंदर में काफ़ी सारी पार्टी है वो चेंज किए थे। मॉर्निंग में कोई अदर पार्टी में थे, शाम को कोई अलग पार्टी में थे। तो उस समय जो वहाँ के जो लीडर हैं उनका स्टेटमेंट आया था कि राम आया राम चला गया। डेट मीन्स कि आया राम और गया राम। उस पॉलिटिक्स को रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लाया गया, 10 शेड्यूल है उसको इंक्लूड किया गया। अब आप देखिए कि इसमें एक एक्सेप्शन रखा गया मर्जर का, कि पॉलिटिकल पार्टी के अंदर में अगर 2/3 जो लोग हैं वो मर्ज करते हैं तो उस वहाँ पे एंटी डिफेक्शन का जो डिफेक्शन प्रोसेस है वो अलाउ है वो नहीं होगा। और जब ये बिल एग्जिस्टेंस में आया था तो मेघालय के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करते थे, जिल्बर्ट स्वेल उनका नाम है, जिल्बर्ट स्वेल। ये नाम याद नहीं रखना है, मुझे याद है, डेट मीन्स कि आपको याद है वो नहीं रखना है। ये वैसे इन पर्सन के द्वारा उस समय एक कंसर्न को रेज किया गया था कि जो स्मॉलर पार्टी हैं, ऐसी पार्टी हैं जिसके 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनका प्रेजेंस है हाउस के अंदर में, पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में उनका जो प्रेजेंस है, 5-6 MLAs हैं, तो ऐसी पार्टी हैं, उनके एग्जिस्टेंस को ये थ्रेट कर सकता है। इस तरीके का ये जो स्प्लिट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ये जो मर्जर का जो कॉन्सेप्ट है। तो आप देखिए कि अभी जो मर्जर हुआ, जिसको स्पीकर ने उसके रिगार्डिंग में डिसीजन लिया है, कोर्ट के वहाँ पे पिटीशन फाइल हुआ, कोर्ट ने स्टे करने से तो मना कर दिया कि स्टे तो इसको किया नहीं जाएगा, बट इसका पिटीशन है उसको सुना जाएगा उनके द्वारा, जो स्पीकर के जो डिसीजन है उनके रिगार्डिंग में। कुछ अराउंड 2 वीक का समय बताया है कि उसको यहाँ पे उनके द्वारा सुना है वो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम रीड करें जो न्यूज़ है वो है अरावली के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने आप देखिए कि एक पैनल कॉन्स्टिट्यूट किया है। पैनल को क्या करना है? पैनल को कंसल्टेशन करना है रूरल पीपल्स के साथ में, जो पर्सन हैं जो अरावली के पार्ट में आते हैं। अब पैनल ने यहाँ पे अरावली के रिगार्डिंग में क्या किया है, उन्होंने आप देखिए कि ऑनलाइन कॉन्सेप्ट है उसको यूज किया है, जैसे कि ऑनलाइन जो उनको फीडबैक है वो प्रोवाइड किया जाए, गूगल फोरम्स है उनको यूज करते हुए उनसे कम्युनिकेट है वो किया जाए कि कितना एरिया है उसको डिमार्क करना है। क्योंकि आप देखिए कि इसके रिगार्डिंग में नवंबर दिसंबर में इश्यू हुआ था कि कहाँ पे माइनिंग को अलाउ है वो किया जाए, किस एरिया में अलाउ है वो नहीं किया जाए।
और 100 मीटर का एक नंबर यहाँ पे आता है कि 100 मीटर का जो हाइट का एरिया है उन हिल्स के अंदर में माइनिंग है वो अलाउ नहीं होना चाहिए। तो ये अरावली के बारे में है। अब जो कमेटी अपॉइंट हुआ उनके द्वारा इस तरीके से कम्युनिकेट करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसको यूज है वो किया है। अब स्टूडेंट्स बेसिक क्वेश्चन आपके लिए ये है, क्या हमारी कंट्री में डिजिटल लिटरेसी या डिजिटल एजुकेशन इतना है क्या? लोग क्या कम्युनिकेट कर सकते हैं क्या सुप्रीम कोर्ट के साथ में? क्योंकि जिन एरिया से अरावली पास करती है, एक तो आप देखिए कि वहाँ पे इंटरनेट का कनेक्टिविटी भी एक इशू है, फिर रूरल एरिया है वहाँ पे डिजिटल अवेयरनेस इस तरीके से होना, डिजिटल कनेक्टिविटी उनको होना, उसका भी एक इशू है। तो उसी के रिगार्डिंग में जो एनवायरमेंटलिस्ट पर्सन है उन्होंने कंसर्न को रेज किया है कि उन लोगों को ये एक्सक्लूड करता है, जो लोग इससे इम्पैक्ट होंगे, वहाँ पे जो माइनिंग होगा उससे उनको उनकी लाइफ को जो इम्पैक्ट होगा, तो आप देखिए उनको ये इम्पैक्ट करेगा और उन्हीं को कम्युनिकेट करने का कोई ऑप्शन है वो नहीं दिया गया है। एक यहाँ पे 21 डेज का एक टाइम लिमिट है, 21 डेज के अंदर में उनको बेसिकली अपना जो फीडबैक, जवाब, सजेशन जो भी है वो देना है, तो उसको भी कंसर्न है वो बताया गया। एग्ज़ाम के पर्पज़ से क्या इम्पोर्टेंट है? एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट ये है कि आपको अरावली के बारे में पता होना चाहिए, कौन कौन से एरिया से ये पास करता है। आप देखिए कि गुजरात के वहाँ से ये पास करता है, गुजरात के बाद में ये पास कहाँ पे करता है? राजस्थान के अंदर में, राजस्थान के बाद में हरियाणा का जो सदर्न पार्ट ऑफ हरियाणा है ना वहाँ पे पास करता है, और फिर दिल्ली का सदर्न दिल्ली से एंटर करता है दिल्ली के अंदर में। और दिल्ली में आप जब रिज का जो एरिया देखते हो, जो राजेंद्र नगर के भी पास में है रिज का एरिया, वो आप देखिए किसी अरावली का एक्सटेंशन है, और इसी रिज की वजह से दिल्ली के एज ए लंग्स के रूप से या ऑक्सीजन के रूप से ये रिज है वो काम किया करता है। तो इन जो हमारा टेरिटोरियल एरिया है राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली तक इसका एक्सटेंशन है। इवन आप देखिए कि हमारा जो पावर सेंटर जो है वो रायसेना हिल्स का जो एरिया, वहाँ तक इसका एक्सटेंशन है वो मानते हैं। ये तो अबाउ द सरफेस है, हमारा लैंड एरिया है उसके अबाउ एरिया में है ये बेसिकली एक्सटेंशन। बिलो द लैंड जो एक्सटेंशन है वो तो हरिद्वार तक कंसिडर हैं, वो करते हैं कि अरावली का जो एक्सटेंशन है वो अरावली वहाँ हरिद्वार तक है। अब इसका जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सा है? गुरु शिखर नाम का एक पीक है, गुरु शिखर। गुरु शिखर कहाँ पे है? राजस्थान का जो माउंट आबू का एरिया है ना वहाँ पे है। कभी आप देखिए कि हमारा जो इंडियन पुलिस सर्विस के जो पर्सनल हैं उनका ट्रेनिंग जो है वो माउंट आबू के वहाँ पे हुआ करता था। अभी कहाँ पे होता है? आईपीएस ऑफिसर्स का जो नेशनल पुलिस अकेडमी है हैदराबाद के अंदर में, वहाँ पे हुआ करता है प्रेजेंट समय में। तो जो वो गुरु शिखर है वो माउंट आबू के ही पास में वहाँ पे सिचुएटेड है, जो कि इसका हाईएस्ट पीक है 1722 मीटर का उसका हाइट है, 1722 मीटर। क्या ये नॉन हिमालय, जो हिमालय में जो हाईएस्ट पीक है उसके अलावा नॉन हिमालयन पीक में ये आया करता है क्या? टॉप पीक है क्या? तो आप देखिए कि टॉप पीक तो हम वेस्टर्न घाट के अंदर में जो सिचुएटेड है उसके बारे में रीड करते हैं, वो वहाँ पे हाईएस्ट पीक है, अन्नामुडी का जो पीक है। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे आसाम के बारे में है। आसाम से जो फॉरेनर पर्सन हैं जिनको डिपोर्ट किया गया है उनके बारे में ये मेंशन है कि लास्ट 10 ईयर के दौरान में, 2016 से ये डाटा है कि 10 ईयर के दौरान में आप देखिए कि यहाँ पे 2000 और कुछ पर्सन्स हैं जिनको डिपोर्ट है वो किया गया है। सभी जो लोग हैं वो बांग्लादेश के नहीं हैं, क्योंकि हमारे लार्जर नंबर तो बांग्लादेश का ही है। आप देखिए कि इसमें 2000 के आसपास जो पर्सन है वो बांग्लादेश के हैं, और फिर यहाँ पे कुछ लिमिटेड जो नंबर्स हैं, जैसे कि कुछ पर्सन अफ्रीकन भी हैं, नाइजीरिया से बिलोंग करते हैं, कुछ रसिया से भी हैं, कुछ यूक्रेन से भी हैं, कुछ म्यांमार से भी हैं। अब ये जो पर्सन होंगे जो नाइजीरिया से हैं, रसिया से हैं, ये किस लिए वहाँ पे होंगे? ये आप देखिए कि लार्जली जो ड्रग का इलीगल जो ड्रग ट्रैफिकिंग हुआ करता है उसमें, या हो सकता है कि वहाँ पे डेट वाइल्ड लाइफ का भी जो इलीगल ट्रैफिकिंग होता है उसके रिगार्डिंग में ये पर्सन है इलीगल वे में वहाँ पे रहा करते हों। वन हॉर्न राइनो का जो हॉर्न है वो वहाँ से डिपोर्ट किया जाता है, जिसको हमारा अथॉरिटीज़ ने समय के साथ में राइनो फोर्स, राइनो विजन, उन सब के थ्रू उसको कंट्रोल है वो किया है। पिछले कुछ समय से आप देखिए कि केसेस हैं उनका संख्या भी डिक्लाइन हुआ है, और इवन लास्ट 1 ईयर के दौरान में तो ऐसा भी सिचुएशन था, लास्ट 1 ईयर है या उससे पहले वाला 1 ईयर है जिसमें कोई भी केस है वो सामने नहीं आया था। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स यहाँ पे बेबल मंदेब के बारे में है, जो कि एक स्टेट है
जो कि गल्फ ऑफ आदेन को आप देखिए कि रेड सी के साथ में कनेक्ट करता है। अब ये न्यूज़ में क्यों है और आर्टिकल क्या मेंशन करता है कि क्यों इंडिया को यहाँ पे लीड करना चाहिए इसको सिक्योर करने के लिए। स्टूडेंट्स, बेब अल मंदाब अभी रिसेंटली न्यूज़ में ये है कि होतीज़ नाम का जो रेबल ग्रुप है जो कहाँ पे है, यमन के अंदर में है, ईरान के द्वारा इसको बैक किया जाता है। सऊदी का जो ट्रेड है उसको ब्लॉक करने के लिए इन्होंने कहा है कि ये बेब अल मंदाब जो स्ट्रेट है उसको कंट्रोल है वो करेंगे। अब ये तो इन्होंने यहाँ पे सिचुएशन बताया। अब इसका हम जो बैकग्राउंड का जो डेवलपमेंट है उसके बारे में यहाँ पे देखते हैं। बैकग्राउंड का डेवलपमेंट है वो क्या है। अब देखिए कि हमारा कंट्री का 1/3 जो ट्रेड है वो इसी एरिया से पास होता है। हमारे कंट्री का 1/3 ट्रेड यहाँ से पास होता है। वर्ल्ड का भी आप देखिए कि 12% के आसपास ट्रेड है जो बेब अल मंदाब से पास होता है। कुछ ऐसे कंट्री हैं जैसे कि फ्रांस नाम का जो कंट्री है, और भी काफ़ी सारी कंट्री हैं, उनको अगर अपना एशिया के साथ में कनेक्टिविटी करना है, जो यूरोपियन कंट्री हैं एशिया को ट्रेड करना है, उसके लिए भी इसका इम्पोर्टेंस है। स्टूडेंट 2023 में जब आप देखिए कि जब हमास और इजराइल का कन्फ्लिक्ट हुआ था तो उस दौरान में आप देखिए कि इसको कंट्रोल करने का कोशिश किया गया था, उस दौरान में इसको रोका जा सके, जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है वो हो सके मेरीटाइम सेक्टर के अंदर में। एक तो यूएनएससी के वहाँ पे प्रपोजल आया था, यूएनएससी में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के लिए एक प्रपोजल आया था जिसको कि आप रिजोल्यूशन नंबर 2722 के नाम से जानते हैं। 2722 वो रिजोल्यूशन है जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को यूएनएससी के वहाँ पे प्रपोज किया। नेक्स्ट आप देखिए कि आपको क्या पता होना चाहिए, कुछ ग्रुप्स हैं वो भी कॉन्स्टिट्यूट हुए थे। हमारी भी कंट्री ने ऑपरेशन संकल्प के थ्रू एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था, नेवल फोर्सेज ने हमारा जो ट्रेड है उसको सिक्योर करने के लिए। अब ये कंट्रीज़ ने वहाँ पे किया। इंडिया को अब क्या करना चाहिए, इंडिया को आप देखिए कि ये करना चाहिए कि उस समय जो इजिप्ट नाम का जो नेशन है, जो सऊदी नाम का जो नेशन है, उन्होंने आप देखिए कि होतीज़ के उन एक्शन है उनको अपोज किया था, तो इंडिया को इनके साथ में इंगेज करना चाहिए। फ्रांस के साथ में, जापान के साथ में इंगेज करने का ज़रूरत है, जिनका लार्जर ट्रेड वहाँ से फ्लो करता है। सेकंड, यहाँ पे ज़रूरत ये बताया गया है कि यहाँ पे ट्रेड का जो इंश्योरिटी है उसके लिए भी एक टास्क फोर्स है उसको क्रिएट किया जाए, एक स्पेसिफिक विंग है वो बनाया जाए जिससे कि हमारा जो ट्रेड है वो सिक्योर हो सके, क्योंकि काफ़ी बार जो अटैक्स के जो न्यूज़ हैं वो आया करते हैं। टास्क के अलावा आप देखिए कि यहाँ पे जो मेंशन है वो ये है कि हमारा सागर जो इनिशिएटिव है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, जिसको हमने अपग्रेड करते हुए महासागर किया है, तो ये जो महासागर इनिशिएटिव है इसके थ्रू भी हमें इस एरिया के अंदर में हमारे ट्रेड का जो सिक्योरिटी है वो करने का ज़रूरत है। और जब आप देखिए कि होतीज़ के द्वारा इसको कंट्रोल किया था, डिस्टर्ब किया था, तो उस समय कैसे इजिप्ट का जो रिवेन्यू हुआ करता है ट्रेड के थ्रू, उस रिवेन्यू में लॉस हुआ था 23 के समय में। एलाइट नाम का एक बेसिकली पोर्ट है इजराइल का, जो कि गल्फ ऑफ अकाबा के अंदर में है। आप देखिए कि उस पोर्ट का भी जो बैंक्रप्सी का न्यूज़ है वो आया था उस दौरान में, तो ये इस तरीके से इम्पैक्ट है वो कर सकता है अगर होतीज़ इसको कंट्रोल करेंगे तो। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यहाँ पे डाटा के बारे में है, हमारे जो स्पेशली नीड जो चिल्ड्रंस हैं उनका जो एनरोलमेंट है वो लिटिल बिट यहाँ पे डिक्लाइन है वो बताया जाता है कि जो स्पेशली जिनको स्पेसिफिक केयर का ज़रूरत है, तो ये हमारा यहाँ पे ये जो यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, उसके डाटा के थ्रू ये जो मेंशन है वो किया गया कि ऐसे जो चिल्ड्रन हैं जिनको स्पेशल नीड का ज़रूरत है उनका एनरोलमेंट के नंबर्स हैं वो डिक्लाइन हुए हैं पिछले कुछ समय से। वैसे तो आप देखिए कि 2017 का जो हमारा पर्सन विद डिसेबिलिटी का जो एक्ट है, नंबर ऑफ डिसेबिलिटी जो पहले 7 होती थी उनको इंक्रीज करके 21 है वो भी किया गया है, बट स्टिल हमारे यहाँ पे इस तरीके से एनरोलमेंट का जो नंबर्स हैं वो कम बताया जाता है। कल हमने क्या रीड किया था, एनुअल, आप देखिए कि एनुअल सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का जो एनुअल सर्वे है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिलीज करता है, उसमें बताया ये कि हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में तो एनरोलमेंट इंक्रीज हुआ है, बट जो अंडर ग्रेजुएशन के जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनमें लिटिल बिट यहाँ पे डिक्लाइन है। फिर इंटरनेट शटडाउन के बारे में है, आप देखिए कि दिल्ली के अंदर में जब ये प्रोटेस्ट हुआ है तो उस दौरान में इंटरनेट शटडाउन का या जो एक्सेसिबिलिटी है उसका भी न्यूज़ आया था। तो हमारे यहाँ पे कौन सा जो कानून है जो ऑपरेट करता है इंटरनेट शटडाउन की रिगार्डिंग में, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे टेली कम्युनिकेशन एक्ट को बताया गया है कि 2023 का टेली कम्युनिकेशन एक्ट है।
पहले कौन सा एक्ट हुआ करता था? पहले आप देखिए कि जो एक्ट है वो हुआ करता था 1885 का टेलीग्राफ एक्ट है, जो पहले एग्जिस्टेंस में था। अब प्रेजेंट समय में टेलीकम्युनिकेशन एक्ट है, जिसका सेक्शन 20 क्लोज सेकंड के थ्रू कंट्रोल है, सस्पेंड है, वो किया जा सकता है इंटरनेट को। हमारे कंट्री के अंदर में इंटरनेट सस्पेंशन का जो नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा है। इंटरनेट का जो इस तरीके से सस्पेंड करने के नंबर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। फिर आप देखिए कि क्योंकि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको रोका जा सके, ऐसा जो प्रोटेस्ट के समय में राइट्स का जो सिचुएशन है उस दौरान के अंदर में। नेक्स्ट आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो कोर्ट ने फंडामेंटल राइट के पार्ट के रूप से भी इंटरनेट को रिकॉग्नाइज किया था। कोर्ट ने आप देखिए कि आर्टिकल 19 है उसके अंदर में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो बिजनेस कंडक्ट करने का भी जो वहाँ पे एक राइट है आर्टिकल 19 की क्लोज जी के अंदर में, तो वहाँ पे भी आप देखिए कि इसको रिकॉग्नाइज किया। जैसे अब आप देखिए कि यहाँ पे मैं न्यूज़पेपर का ये जो डिस्कशन कर रहा हूँ ये बेसिकली यूट्यूब के थ्रू आपको अपलोड किया जाएगा, तो ये भी बेसिकली आप देखिए कि एक बिजनेस का ही यहाँ पे पार्ट है। कोई ऑनलाइन डिलीवरी करता है, ऑनलाइन आप देखिए कि कोई फूड का डिलीवरी ऐप है, कोई अदर प्रोडक्ट का डिलीवरी ऐप है, तो उनका भी जो बिजनेस है वो इंटरनेट वहाँ पे एक बेसिक असेंशियल आप देखिए कि कंपोनेंट है। तो इस तरीके से सस्पेंड करना उन एफआर का वायलेट है वो भी करता है। तो क्या डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो? किया जा सकता है आर्टिकल 32 के थ्रू और 226 के थ्रू हाई कोर्ट के वहाँ पे। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो किसके बारे में है? नेक्स्ट न्यूज़ है रिटायरमेंट की एज को इंक्रीज करने के बारे में, कि जो जुडिशियल ऑफिशियल्स हैं उनका जो रिटायरमेंट एज है उसको 60 से इंक्रीज करके 61 किया जाए। इवन 62 का भी यहाँ पे इस न्यूज़ में मेंशन है। एग्जाम के पर्पज़ से ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आप देखिए कि जो अनंतनाग का एरिया है जम्मू एंड कश्मीर में, जो अमरनाथ का वहाँ पे यात्रा है, उस दौरान में एक अटैक का जो न्यूज़ आया है कि पुलिस पर्सनल के ऊपर में टेररिस्ट का अटैक हुआ है जम्मू एंड कश्मीर के वहाँ पे। जो पर्सन इसके अंदर में इंगेज थे उनके आप देखिए कि उनके हाउस का डिमोलिशन का न्यूज़ है वो भी आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर में था। काफ़ी बार आप देखिए कि जो ओवरग्राउंड वर्कर हैं उनका भी एक रोल हुआ करता है ऐसे जो सिचुएशंस के अंदर में। ओवरग्राउंड वर्कर कौन होते हैं? ऐसे पर्सन जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन या उससे रिलेटेड पर्सनस के रिगार्डिंग में सिंपैथी है वो रखा करते हैं। वो वहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, कोई फोर्स का मूवमेंट हो उसका इंफॉर्मेशन हो, कोई अटैक के रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन वो वहाँ पे प्रोवाइड करें। फिर इंडिया और चाइना के इंगेजमेंट को हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है, उनके भी फॉरेन मिनिस्टर ने एग्री किया गया कि इंडिया और चाइना के अगर रिलेशन स्टेबल हैं तो ये मल्टीपोलर एशिया है उसको ये बिल्ड करता है और इम्पोर्टेंट है दोनों कंट्रीज़ के बिटवीन में यहाँ पे स्टेबल रिलेशन है उसका होना। अभी आप देखिए कि फॉरेन मिनिस्टर्स का एक मीटिंग है, उस दौरान में यहाँ पे कहा गया आसियान की कंट्रीज़ हैं उनके भी फॉरेन मिनिस्टर्स से मिले हैं। हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं फिलीपाइंस मनीला के वहाँ पे मीटिंग था और क्वेड के जो लीडर्स हैं जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके साथ में भी डिस्कशन है वो किया जाएगा। फिर आप देखिए कि भोजशाला नाम का जो जो वहाँ पे एंशियंट साइट है उसके बारे में है। अभी कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको माना जाए तो उसके बारे में बताया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट न्यूज़ है एफडीआई के बारे में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब देखिए उसका जो आउटफ्लो है वो इंक्रीज हुआ, फिर से एक नेगेटिव जो ग्रोथ है, नेगेटिव जो नंबर्स हैं वो ये बताता है कि आउटफ्लो है वो ज़्यादा हुआ है एफडीआई का यहाँ पे, जो कि मई मंथ के जो डाटाज हैं। स्टूडेंट्स अमेजन जो कि ट्रॉपिकल आप देखिए कि रेन फॉरेस्ट का पार्ट आया करता है, तो उसमें जो जो फायर जो हुआ करती हैं फॉरेस्ट फायर, उसमें डिक्लाइन हुआ है 2025 के समय में। एक जो न्यूज़ है वो आप यहाँ पे हम इंक्लूड है वो नहीं कर पाए हैं। आप देखिए कि डेट हमारा जो हम आसाम के, नोट आसाम, डेट सिक्किम के अंदर में आप देखिए कि जो टनल का जो न्यूज़ है वो देखे थे, तो एक एडिटोरियल के अंदर में ये मेंशन था, तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं उनको हम रिवाइज करते हैं। स्टूडेंट्स आप देखिए कि डेट हमने तीस्ता का जो टनल का जो कंस्ट्रक्शन है उसके बारे में कल हमने रीड किया। तो जो टनल का जो कंस्ट्रक्शन है और ये यहाँ पे ये जो इंसिडेंट होना ये शो करता है कि हमारे कंट्री का जो हिमालयन एरिया है कि अनोदर हिमालयन ट्रेजेडी के रूप से इसको आप देख सकते हो। अनोदर हिमालयन एरिया के अंदर में वन काइंड ऑफ ट्रेजेडी के रूप से आप इसको देख सकते हो। अंडर कंस्ट्रक्शन टनल के अंदर में मिथेन जो ट्रैप था वहाँ पे उसका रिलीज हुआ, वर्कर्स का कैजुअलिटी भी हुआ है, कुछ को रेस्क्यू भी वहाँ से किया गया है। अब ये जो तीस्ता रिवर, जिस तीस्ता का जो बेसिन है, तीस्ता वहाँ से जो रिवर फ्लो करता है, तीस्ता जो रिवर फ्लो करता है वो आप देखिए कि वहाँ पे जो सिस्मिक एक्टिव जोन है, जो हिमालयन और यूरेशियन प्लेट का जो वहाँ पे
जो सबमर्जेंस का एरिया है, उसमें आप देखिए कि जो सिस्मिक एक्टिव जोन है, सिस्मिक एक्टिव जोन है, उसमें इसका प्रोजेक्ट का इस्टेब्लिश होना, यंग एंड हैवी जो फ्रैक्चर रॉक्स हैं उनका वहाँ पे प्रेजेंस होना, इसके अलावा आप देखिए कि जो नेचुरल गैस है उनका ट्रैप होना उन रॉक्स के अंदर में, तो हैवी रॉक्स भी हैं, यंग भी हैं, और आप देखिए कि उनका वहाँ पे गैस का भी ट्रैप होना, सिस्मिक एक्टिव वो जोन भी हैं। तो ट्रेजिडी इस एरिया में हो सकता है, जो कि अंडरग्राउंड टनल कंस्ट्रक्शन में समय समय पे देखने के लिए मिला है, जैसे कि मेघालय के वहाँ पे हुआ था कभी, क्योंकि जो इलीगल वहाँ पे कोल माइनिंग होता है उसमें आप देखिए कि कुछ वर्कर्स हैं वो ट्रैप हुए थे, तो मेघालय के वहाँ पे एक इंसिडेंट हमने देखा था। फिर उत्तरकाशी का जो एरिया है जिसमें 2023 के समय में एक इंसिडेंट हुआ था, काफ़ी दिनों तक वर्कर्स हैं उस टनल के अंदर में ही रहे थे। तो ऐसी सिचुएशंस हमने देखी हैं, लीथल ये हो सकता है वर्क का जो कंडीशन। और जो जो तीस्ता के एरिया में 2023 के समय ही आप देखिए कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड की वजह से वहाँ पे एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है उसको भी डैमेज हुआ था। तो ऐसे सिचुएशन में काम करना, वर्कर्स का उस एरिया में इंगेज होना, उनका जो लाइफ है उसको भी आप देखिए कि कंसर्न्स को क्रिएट करता है। इन्वायरमेंटल क्लियरेंस ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए जब लिए जाएं तो उस दौरान के अंदर में इस तरीके से जो सेफ्टी कंसर्न है उसको भी कंसीडर है वो किया जाए कि कैसे ये फ्रेजाइल जोन में ये जो हैवी वर्क है वो इम्पैक्ट है वो कर सकता है वहाँ का जो सिस्मिक एक्टिव जोन के अंदर में है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से कुछ बची हुई हैं न्यूज़ यहाँ पे। लेबनान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका स्टेटमेंट ये है कि इजराइल फोर्सेज का जो विड्रोवल होगा उसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि बैरूत है जो वर्किंग कंडीशन में है। कल हमने देखा था लेबनान के जो लीडर हैं वो यूएस के वहाँ पे गए हुए थे, उनके साथ में उन्होंने डिस्कशन किया था, और वहाँ पे आप देखिए कि लेबनान इस तरीके से कंटिन्यूस वायलेंस को ना फेस करे, ऐसा भी वहाँ के जो यूएस प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा था। तो इजराइल फोर्स के विड्रोवल, वहाँ पे जो कंट्रोल है, जो बैरूत का जो वर्किंग कंडीशन है, उन सभी के बारे में मेंशन है। जो वेनेजुला के जो लीडर हैं जिनको जनवरी के समय में यूएस की फोर्सेज लेके गए थे, अब उनके बारे में है कि उनके जो ट्रायल हैं वो जून 27 के समय में स्टार्ट होंगे, और उनको बेसिकली आप देखिए कि इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग और भी काफ़ी सारे चार्जेज हैं जिनके बेसिस के ऊपर में यूएस की फोर्सेज अपने वहाँ पे उनको ऑपरेशन के थ्रू लेके चले गए थे। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो किसके बारे में है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यूएस के जो हैं वो आप देखिए कि आसियान के जो कंट्रीज हैं उनके साथ में डिस्कशन में उन्होंने कहा कि ईरान जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अगर कंट्रोल करता है और उसको अलाउ किया जाता है तो एक डेंजर प्रेसिडेंस उसको सेट करते हो। कैसे डेंजर प्रेसिडेंस को सेट करते हो, क्योंकि आप देखिए किस तरीके से अगर अलाउ किया जाएगा तो जो चाइना का जो डोमिनेशन है साउथ चाइना सी के अंदर में, साउथ चाइना सी में, वो भी इंक्रीज हो सकता है। अदर कंट्रीज भी इस तरीके से वाटर बॉडीज का जो इम्पोर्टेंट पासेज है जहाँ पे उनका प्रेजेंस है तो वहाँ पे वो कंट्रोल को सेटअप करेंगे, क्योंकि ईरान तो आप देखिए कि टोल को भी वहाँ पे लगाने का बात करता है, तो टोल अगर लगाया जाएगा तो आप देखिए कि अदर कंट्री भी कोशिश करेंगे, क्योंकि इकोनॉमी का एक सोर्स है, वहाँ से पास होने वाला ट्रेड उनको कुछ ना कुछ वहाँ पे पे करें। फिर आप देखिए कि यहाँ पे वॉर क्राइम के रूप से कंसिडर किया गया है, जो कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के वहाँ पे जो रिहेबिलिटेशन एक सेंटर था जिसको टारगेट किया था मार्च के समय में जब अटैक किया था अफगानिस्तान के अंदर में, तो उसको एज ए वॉर क्राइम के रूप से कंसिडर किया जाए, ये एमनेस्टी इंटरनेशनल का स्टेटमेंट है। यूएस और ईरान कंटिन्यूस कन्फ्लिक्ट के अंदर में है, एक दूसरे को टारगेट है वो किया गया है, उसी के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब टारगेट क्या किया गया, टारगेट आप देखिए कि किया गया है, एक तो अकाबा नाम का जो सिटी है जॉर्डन के अंदर में, अकाबा है, गल्फ ऑफ अकाबा भी है, जिसको आप देखिए कि इजराइल ने अपने कंट्रोल में लिया था कुछ पार्ट वहाँ पे जब जो 6 डे वॉर का जो सिचुएशन था। फिर आप देखिए कि इलाइट नाम का जो वहाँ पे उनका जो सिटी है इजराइल का, उसके नियर बाई एरियाज़ में ईरान ने पेनिट्रेट किया है, अटैक किया है उस एरिया के अंदर में। फिर जो वेस्ट एशिया के जो कंट्री हैं उनके भी जो कन्फ्लिक्ट्स हैं वो रहे हैं जो यूएस को सपोर्ट करते हैं। यूक्रेन के बारे में ये मेंशन है कि यूक्रेन ने अपने जो आर्मी के जो चीफ हैं, जो मिनिस्टर नहीं है यहाँ पे, मिनिस्टर को पहले रिमूव किया था, अब जो आर्मी चीफ है उनका नेम यहाँ पे चेंज हुआ है, रिप्लेसमेंट है वो हुआ है। अब देखिए कि प्रोटेस्ट हुआ है यूक्रेन में कंटिन्यूस, जो डिफेंस मिनिस्टर का जो चेंज वहाँ पे हुआ। और सऊदी और यूनाइटेड अरब अमीरात के बारे में है, जो यमन का सदर्न पार्ट का एरिया है उसके रिगार्डिंग में जो उनके डिफरेंसेस थे।
अब उन्होंने रिजोल्व किए हैं। समहाउ आप देखिए कि पॉजिटिव यहाँ पे रिलेशंस हैं वो डेवलप किए हैं सऊदी और यूनाइटेड अरब अमीरात के। और अभी रिसेंटली यूनाइटेड अरब अमीरात ने आप देखिए कि ओपेक से भी विड्रॉवल किया था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज। और सऊदी का डोमिनेशन है क्योंकि उनके पास में मोर कोटा है, मोर वहाँ पे डाटा नंबर्स हैं कि इतना वो जो जो क्रूड ऑयल है उसको प्रोड्यूस कर सकते हो। यूएस ने अनाउंस किया है कि सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट है वो सऊदी अरेबिया के साथ में वो करेंगे, जिसको कि कौन अपोज करता है? एक तो यूएस के लॉ मेकर्स अपोज करते हैं और इजराइल नाम का जो कंट्री है वो इसको अपोज करता है कि अगर आप सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट के थ्रू वहाँ पे न्यूक्लियर प्लांट को डेवलप करोगे तो आप देखिए कि हो सकता है कि उसके रिगार्डिंग ये न्यूक्लियर वेपन को डेवलप करने में भी हेल्प प्रोवाइड करे। अगर हम मुस्लिम कंट्रीज के पर्सपेक्टिव, इस्लामिक जो कंट्री हैं मुस्लिम कंट्री, उनके पर्सपेक्टिव से देखें तो पाकिस्तान ओनली कंट्री है जिसके पास में न्यूक्लियर वेपन है, उसका प्रेजेंस है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो किसके बारे में है? वो न्यूयॉर्क के जो पर्सन है उनके बारे में है। उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट को कहा है एक्ट करने के बारे में कि जब नेतन्याहू हैं जो यूएन की मीटिंग के लिए, यूएन समिट के लिए विजिट करें तो उनको जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हैं जिन्होंने आप देखिए कि वॉर क्राइम के अंदर में चार्ज किया है तो उसमें उनको अरेस्ट किया जा सके। एनवाईसी आप देखिए कि अरेस्ट नहीं कर सकता है नेतन्याहू को, फेडरल गवर्नमेंट को उन्होंने एक्ट करने के लिए अर्ज है वो किया है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।